हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए भैया, हम हिंदी का पाठ चल रहा था हमारा कौन सा, वर्णमाला। और वर्णमाला में हमने क्या पढ़ लिया, स्वर पढ़ लिए, अर्थात वो स्वर हमने कंप्लीट कर लिए। तो स्वर में जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, संवृत, विवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और भैया व्रत मुखी और अव्रत मुखी, तो मेरे भाई पिछली वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। वो बेहतरीन वीडियो बनाई है एक, यानी कि कह सकते हो कि आपके एकमात्र उस वीडियो को देखने से ही आपके वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, आपने कभी नहीं भूल पाओगे। देखिए भैया, थोड़ा सा आपको एक बात बता देता हूं कि मेरे भाई मैं वीडियो निरंतर बना रहा हूं, लेकिन वीडियो बनाते समय क्या हो रहा है कि कल भी मैंने वीडियो बनाई, आज सुबह भी वीडियो बनाई, परसों भी बनाई, लेकिन भैया कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण वीडियो में आवाज नहीं आ पा रही थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब क्या क्या है, यानी कि उस चीज में सुधार हुआ, तो सुधार होते ही मैं भाई वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं थोड़ा सा वीडियो का स्क्रीनशॉट उसमें भेज दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो निरंतर मिलेंगी, ये पक्का है भाई। मैं तो वीडियो निरंतर बना रहा था, लेकिन आप लोगों तक ना पहुंच पाई, तो मेरी इसके लिए मैं भाई क्षमा प्रार्थी हूँ। अब देखें, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा कि हमने वर्ण का एक भाग पढ़ लिया और वर्ण का दूसरा भाग पढ़ना है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम है मेरे भाई व्यंजन। अब व्यंजन क्या है कि जैसे क्या आपने स्वर पढ़े, तो स्वर क्या था कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनि, पढ़ी जाने वाली ध्वनि व लिखी जाने वाली ध्वनि को क्या कहा था, हमने स्वर कहा था। अब इसी प्रकार से व्यंजन किसे कहेंगे, तो मेरे भाई जो वर्ण आपके स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्या मान लिया, ये मेरा आधा मैं है, इस आधे में मैं क्या ए स्वर मिला देता हूं, तो ये क्या बन जाता है, पूरा मैं बन जाता है, अर्थात यही क्या कहलाता है, आपका व्यंजन कहलाता है। जैसे आपने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, उसी प्रकार से मेरे भाई व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है क्या, जिसका नाम है स्पर्श वर्गीय व्यंजन। क्या भैया, स्पर्श वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श वर्गीय व्यंजन मेरे भाई, इसकी परिभाषा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको सीखना है कि स्पर्श क्या होता है। तो मेरे भाई स्पर्श कहते हैं, जैसे मैं बोर्ड को क्या कर रहा हूं भाई, स्पर्श कर रहा हूं। और वर्गीय का मतलब होता है एक वर्ग के रूप में, और व्यंजन का मतलब होता है जो स्वर की सहायता से बोले जाएं। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हो गई कि वे वर्ण जो हमारे मुखांगों को स्पर्श करते हैं तथा एक वर्ग के रूप में होते हैं तथा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वो वर्ण आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अब इनकी जो संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है भाई कितनी, 25 अर्थात 25। तो देखें, इसके लिए भाई आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। एक तो होता है केटीएम डो, अर्थात मेरे भाई केटीएम जो बाइक होती है वो कैसी आवाज करती है, डो डो की। या आप ऐसे याद रख सकते हो कि के की जगह ए मान लो, बोले एटीएम दो, पैसों की जरूरत है एटीएम दो। इस प्रकार से अगला क्या होता है आपका, जिसका नाम होता है कचट तब। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो केटीएम डो और एक कौन सा, कचट तब। देखिए कचट तब को आप 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन भैया इसमें से मैं कहूं कि कै का मतलब क्या हुआ यहाँ, तो कै का मतलब होता है मेरे भाई कौन सा, कै वर्ग। और मेरे भाई च का मतलब होता है इसमें क्या, आपका च वर्ग। और टे का मतलब होता है मेरे भाई क्या, टे वर्ग। और तय का मतलब होता है किससे, आपका तय वर्ग। और पै का मतलब होता है किससे, आपका पै वर्ग। अर्थात 5 वर्ण थे, इन पांचों ही वर्णों ने क्या कर दिए, कितने वर्ग बना दिए, 5 वर्ग बना दिए। और 5 के 5 वर्गों में कितने कितने वर्ण होने चाहिए, 5-5 वर्ण होने चाहिए, तभी तो जाकर मेरे भाई कितने वर्ण बनेंगे, 25 वर्ण बनेंगे। तो देखिए कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं आपके, कै आता है, ख, ग, घ, और एक क्या होता है अंगा। इसके बाद आता है छ, छ, ज, झ, और एक क्या होता है इय। इसके बाद होता है टे, ठ, ड, ढ, और एक क्या ड़। इसके बाद होता है त, थ, द, ध, और क्या न। इसके बाद होता है प, फ, ब, भ, और क्या म। अर्थात जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखे हैं, इन वर्णों की संख्या कितनी हो गई भाई, 25 हो गई। और ये 25 हो गई, यही क्या कहलाते हैं, आपके स्पर्श वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अब ये केटीएम बोले क्या लिखा है, तो मेरे भाई केटीएम का मतलब क्या होता है, तो देखिए एक चीज समझें आप थोड़ा सा, कि मान लिया मैंने ये एक स्ट्रक्चर सी बनाई, इससे क्या है भैया, मान लिया आपके ये क्या है, ये फेफड़े हैं,
और फेफड़ों से निकलने वाली ये क्या है आपकी श्वास नलिका है। और श्वास नलिका में ये मुख्य भाग बाह्य भाग है, अर्थात ये क्या है आपके या मेरे क्या है भैया दांत हैं, और ये क्या है आपके होठ हैं। तो देखें एक ग्रंथि पाई जाती है आपके कंठ में अर्थात गले में, जिसे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं गुठली। तो मेरे भाई इससे जो नीचे का जो भाग होता है ये भाग जो कहलाता है, इस भाग को कहते हैं क्या हम कंठ। इससे गुठली से ठीक ऊपर का जो भाग होता है ये इस भाग को कहते हैं हम क्या मेरे भाई तालू कहते हैं। और इससे ऊपर का जो भाग होता है अर्थात जो दांतों की जड़ है यानी कि मसूड़े हैं, मसूड़े ऊपर जाकर जैसे घूमते हैं, देखिए इस तरीके की कंडीशन होती है। आपके दांत हैं, ये मसूड़ा है, और जैसी मसूड़ा ऐसे घूमता है तो ये वाला जो भाग होता है वो ये भाग है। इस भाग को कहते हैं हम क्या मूर्धन्य। और मेरे भाई ये जो होता है इस भाग को कहते हैं हम क्या होठ हैं। तो ये क्या कहलाता है ओष्ठ्य। अर्थात मेरे भाई कितने नाम लिखे गए इसमें, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, और ये दांत वाला भाग था, इस भाग को क्या कहेंगे हम दंतीय। अर्थात कितने नाम लिखे गए 5। और मेरे भाई वर्ण भी कितने हैं आपके पास 5 ही वर्ण है। तो 5 वर्ण है तो के का मतलब क्या होगा, तो मेरे भाई के का मतलब होता है क्या आपका कंठ, और टी का मतलब क्या होता है आपका तालु, एम का मतलब क्या होता है आपका, एम का मतलब होता है मेरे भाई मूर्धन्य, और डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है यानी कि दंतीय, और ओ का मतलब होता है मेरे भाई क्या ओष्ठ्य। अर्थात इस प्रकार से भाई कितने वर्ण हो गए, आप वर्ग हो गए आपके 5। और 5 के 5 वर्गों में से हम देखें कि कै वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे वो कहां से बोले जाते हैं कंठ से, और चै वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सारे कहां से बोले जाते हैं तालु से, और टै वर्ग के जितने भी वर्ण है कहां से बोले जाएंगे मूर्धा से, और तय वर्ग के जितने भी वर्ण है वो कहां से बोले जाएंगे दांत से, और भाई पै वर्ग के जितने भी वर्ण है वो कहां से बोले जाएंगे आपके ओष्ठ से। अर्थात इनमें से किसी का भी उच्चारण स्थान पूछ ले तो मेरे भाई आप आसानी से बता सकते हो। लेकिन इसके बाद कितने हो गए ये 25। और यही मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मूल व्यंजनों की संख्या जो होती है मेरे भाई वो कितनी होती है, वो 33 होती है, और मूल स्वरों की संख्या भी कितनी होती है 11 होती है। और 11 और 33 को मिला दे तो इसलिए मूल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है 44 हो जाती है। अब इसके बाद जब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखें मेरे भाई इस चीज को यानी कि मैं रफ कर दूं कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ। अब तो ये तो बात समझ ली हमने। अब भैया इसके बाद चलते हैं हम कौन से पर, यानी कि आपके जो वर्ण होते हैं है आपका जिसका नाम होता है क्या अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि बोले जी अंतस्थ व्यंजन की बात चल रही है तो अंतस्थ का तो शाब्दिक अर्थ होता है अंतः धन इस्त, अर्थात जो क्या अंदर से जिनका उच्चारण करने में अंदर से वायु निकलती है वो कहलाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या होती है मेरे भाई कितनी, इनकी संख्या होती है आपकी 4। अब देखें अरे भाई थोड़ा सा यानी कि देखो बार बार वही चीज मैं आपको समझा रहा था कि वीडियो में आवाज ना आ पाने के कारण आज भी दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन फिर भी भाई प्रयास कर रहे हैं कि आप तक वीडियो पहुंचे। आज तो मैं पहुंचा कर ही रहूंगा चाहे हजार कुछ हो जाए, चाहे पूरी रात लग जाए, आज तो वीडियो पहुंचनी है, ये निश्चित है। देखिए अंतस्थ व्यंजन उनकी संख्या कितनी होती है 4। और वो कौन से होते हैं कि यर लैवय। अब यर लैवय का मतलब क्या है कि यानी कि जब इनका उच्चारण करते हो आप तो मेरे भाई कैसा लगता है कि यानी कि वायु अंदर की ओर से बोले यर लैवय, अर्थात वायु कहां से लगती है अंदर की ओर से। इसलिए अंतस्थ व्यंजन को जब बोलते हैं तो क्या मेरे भाई मुखांगों में संघर्ष है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इनका नाम हो जाता है कौन सा, सॉरी इसका संघर्ष नहीं है तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम कोमला अक्षर कहते हैं। यानी कि कोमला अक्षर वो कौन से कहलाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब जो अंतस्थ व्यंजन से प्रश्न बनेंगे वो भाई मैं यही कंप्लीट करके चलता हूं कि यह और वह को क्या कहते हैं हम, यह और वह को कहते हैं हम अर्धस्वर। मेरे भाई ने अर्धस्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण यानी कि स्वर के नजदीक होने की वजह से अर्थात व्यंजन से बहुत दूर होने की वजह से इनका नाम क्या रखा गया, अर्धस्वर रखा गया। अब इसमें से जो आपका वर्ण है कौन सा, लय वर्ण है, तो लय वर्ण को कहते हैं हम कौन से, पार्श्विक व्यंजन। शायद पार्श्विक व्यंजन तो जानते होंगे आप, लेकिन मेरे भाई इसका मतलब क्या होता है शायद इस चीज को आप पहली बार सीखें। देखिए पार्श्व कहते हैं जैसे कोई नदी बह रही है और नदी बहते समय क्या कर देती है, टापू छोड़ देती है, अर्थात धारा एक धारा कितनी धाराओं में बढ़ जाती है, 2 धाराओं में बढ़ जाती है। वैसे ही अगर आपको और प्रैक्टिकल करना है
तो यानी कि घर में जो टंकी होती है पानी की, अब पानी की टंकी के नीचे उंगली लगाकर देखें तो धारा कितने भागों में बढ़ जाएगी मेरे भाई, 2 भागों में बढ़ जाएगी। अर्थात उंगली किसका कार्य करती है, पार्श्व बनाने का कार्य करती है। ऐसे ही बोले कि धारा हमारे को कहीं इसमें कहां बटेगी, हिंदी में बटेगी। वो कौन सी बटेगी, आपकी वायु धारा। अर्थात जब आप वर्ण का उच्चारण करोगे तो जीभ क्या करेगी, दांतों की जड़ से अर्थात बीचों बीच लग जाएगी और गल्फों से दोनों साइडों से वायु बाहर निकलेगी। अर्थात आप ल वर्ण का उच्चारण करके देखें तो जैसे ही आप ल वर्ण को बोलते हैं तो ल वर्ण को बोलते समय वायु दोनों साइडों से गल्फों से कहां निकलती है, बाहर निकलती है। इसलिए इसे पार्श्विक कहा जाता है। इसमें जो पॉइंट आता है रे को कहते हैं मेरे भाई क्या हम प्रकंपित कहते हैं, प्रकंपित, या फिर क्या कह दें इसे, इसका दूसरा नाम होता है लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन प्रकंपित क्यों कहते हैं, क्योंकि मेरे भाई इसका उच्चारण करते समय जीभ के अग्रभाग में कंपन होता है और जीभ लुढ़कती भी है, इसलिए यह क्या कहलाते हैं, आपके प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई, 1। पार्श्विक व्यंजन की कितनी हो गई, 1। अर्धस्वर हो गए आपके यह और वह, अंतस्थ क्या हो गए आपके कोमला अक्षर। अर्थात एक अंतस्थ व्यंजन से आपका 1 2 3 4 अरे क्यों खुद अपने आप में 5 और एक प्रश्न और बनेगा 6, वो अभी मैं याद दिला दूंगा कब बनेगा। ये भाई बात क्लियर हुई। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम, अगला पॉइंट आता है जिसका नाम होता है क्या आपके ऊष्म व्यंजन। मेरे भाई ऊष्म व्यंजन की जो संख्या होती है वो भी कितनी होती है, 4। अब आप लोग कहेंगे बोले जी ऊष्म व्यंजन को तो हम जानते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, कि बोले जी जब गर्म होती है, गर्म, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। वो कौन कौन से हैं आपके, वो है श और एक क्या होता है आपका है। तो कि अब जैसे ही आप इन्हें बोलते हैं बोले श है, तो मेरे भाई वायु क्या आपके मुख से गर्म निकलती है, इसलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन रखा जाता है। और ऊष्म व्यंजन का वही दूसरा नाम क्या होता है, जब मेरे भाई हम इन्हें बोल रहे हैं तो हमारे मुखांगों में क्या हो रहा है, अधिक संघर्ष होता है, तो इसलिए ऊष्म व्यंजन को कौन सा नाम दे देते हैं हम, उस व्यंजन का दूसरा नाम होता है संघर्षी व्यंजन। अर्थात उस व्यंजन का ही दूसरा नाम क्या है, आपका संघर्षी व्यंजन है। एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि आपका जो है वर्ण है, है वर्ण को क्या कहते हैं हम, है वर्ण को हम काकल्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि मेरे भाई इसका उच्चारण कहां से होता है, काक से होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं आपके काकल्य व्यंजन कहलाते हैं। अब अगर इतनी बात समझ आ गई हो तो देखें, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि डै का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताओगे बोले जी मूर्धन्य है। छ का पूछ लें तो क्या है, तालव्य है। बै का पूछ ले तो क्या है, ओष्ठ्य है। लेकिन अगर मैं आपसे य रे ले व या श या है, इनमें से किसी का उच्चारण स्थान पूछो तो मुझे कोई अधिकार नहीं है आपसे पूछने का, क्योंकि मेरे भाई मैंने अभी ये बताए नहीं। जब बताए नहीं तो करेंगे क्या, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, एक को एक चीज उंगली पर रटी हुई होगी मेरे भाई, बस आप बिल्कुल देखते रहें होता क्या है। और एक बात बताना, अरे भैया तुम तो इतना ध्यान रखो, देखो कि ए आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद आपका री, और इसके बाद आपका ए, आए, ओ, और एक क्या होता है आपका ओ। क्या मेरे भाई मैंने इनके उच्चारण स्थान तुम्हें बताए थे, नहीं बताए थे। वो क्यों नहीं बताए थे, अब का इंतजार था, अब ये इंतजार अब खत्म करेंगे कि देखो इन 11 के 11 का इनका भी उच्चारण स्थान बताना है, 4 का इनका भी बताना है, 4 का इनका भी बताना है, अर्थात 33 तो आपके व्यंजन और 11 स्वर। इसलिए मेरे भाई मूल वर्णों की संख्या होती है कितनी, 44। अब जब 44 होती है तो 25 का तो हमने जान लिया, बाकी 19 का जानना है। और वो कैसे जानना है, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कक्षा 2 की ओर बढ़ना पड़ेगा। अर्थात कक्षा 2 पर तुम कहोगे बोले जी हम तो ना जाते कक्षा 2 में, तुम क्यों भेजो। मेरे भाई अगर ये सीखने हैं, पढ़ने हैं तो हमें जानना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो हमें देखना है कि बोले कैसे होता है, कि बोले कक्षा 2 में हम पढ़ा है क्या कबूतर, ख खरगोश, गया गमला, घय घर, अड़ा खाली, छ चम्मच, छ छतरी, जय जहाज, ऐसा पढ़ा है ना, जय झंडा, ऐसी तो पढ़ा है। तो वही तो सीखना है, वही तो पढ़ना है। उसके सहारे से मेरे भाई ये 19 के 19 इस तालिका में हम जोड़ देंगे, और वो 19 के 19 जुड़ेंगे तो बिल्कुल आपको एकदम उंगलियों पर हो जाएंगे कि वीडियो देखने के बाद आप ये कहोगे कि बोले हाँ हम इन्हें कभी भूल ही नहीं सकते। केवल इस पॉइंट को समझने का प्रयास करें। तो देखिए मेरे भाई शुरू करते हैं कि क्या बोले, जैसे कि आपका वर्ण है
है और वर्ण क्या है कि वर्ण है आपका कै वर्ण। तो कैसे क्या पढ़ा आपने, तो बोले जी कैसे पढ़ा हमने कबूतर। और मेरे भाई एक कबूतर है और उस कबूतर के एक चोंच है और कबूतर के चोंच है, तो कबूतर ने चोंच मारी कहां, कंठ में चोंच मारी। तो भाई कंठ में चोंच मारेगा तो सीधी सी बात है दर्द भी होगा, और जब दर्द होगा तो जब दर्द होता है तो व्यक्ति कैसे करता है, तो व्यक्ति करता है कैसे, कैसे कर रहा है, आ बोल रहा है। तो मेरे भाई है का उच्चारण साथ है कि नहीं है। और इसके बाद विसर्ग भी किसकी भांति कार्य करता है, विसर्ग भी किसकी तरह उच्चारण होता है, विसर्ग का भी है की तरह। तो इसलिए मेरे भाई आ है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया क्या आपका कि कंठ्य। इसके बाद अगला वर्ण आता है च। मेरे भाई मैं दोबारा नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जिसे अगर समझने में दिक्कत आए आप वीडियो रिपीट करना, बार बार देखना, रिपीट करना, देखे जाओ, दे दनादन, आप इसे समझते रहें। च का मतलब क्या होता है, च का मतलब होता है किससे, चम्मच से। बोले भैया एक चम्मच है और चम्मच का क्या करना है, तो देखिए एक छोटा सा बच्चा है और उसकी माता जिसे दूध पिला रही है, दूध किससे पिला रही, चम्मच से। और चम्मच बच्चे के कहां लग गई, तालू में। और जब भाई चम्मच तालू में बच्चे के लग जाए तो भैया क्या होगा, बच्चा रोएगा। और बच्चा रो रहा है कैसे, बोले ई करके। तो उसकी माता जी ने पूछी, बोले बेटे लग गई क्या, तो उसने अंग्रेजी में जवाब दिया, बोले क्या, बोले यस। क्या बोला, यस। तो इसलिए छोटी बड़ी यह और स का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तो ये हो गया तालव्य। और इसके बाद भैया मूर्धन्य की बात करूं तो मूर्धन्य क्या होता है, अर्थात ट का मतलब क्या होता है, ट का मतलब होता है मेरे भाई टमाटर। और टमाटर कैसा होता है, तो टमाटर होता है मेरे भाई लाल। और लाल जो होता है अर्थात टमाटर की तरह, अर्थात लाल मुख किसका है, तो मेरे भाई जितने ऋषि मुनि होते हैं उनका मुख कैसा होता है, लाल। अर्थात इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऋषि अर्थात री से और एक क्या रे, इन तीनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तो वो हो गया मेरे भाई मूर्धन्य। इसके बाद तैसे क्या पढ़ा, बोले जी तैसे पढ़ा तख्ती। तो तख्ती होती थी वो क्यों होती थी, क्या यानी कि हमें क्या अपने पढ़ाई के लिए, अर्थात जैसे हमारी कॉपी होती है आज नोटबुक होती है, वैसी क्या होती थी तख्ती। तो तख्ती पर क्या करते थे, बोले तख्ती पर पहले हम लिखते थे और लिखने के बाद उसे क्या करते थे, साफ। मतलब लिखते थे करते थे साफ, लिखते थे साफ करते थे। अगला आता है क्या, पै। पै का मतलब क्या होता है, पतंग। और पतंग है तो एक व्यक्ति उसको मुंह का ऊपर की ओर देख रहा, मुंह का ऊपर की ओर और अपनी पतंग को उड़ा रहा है। और उड़ा रहा है तो अपनी पतंग से क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि उड़ और उड़। अर्थात छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ्य। ल से का क्या हो गया, दंत्य। री से रे का क्या हो गया, मूर्धन्य। छोटी बड़ी और या और से का क्या, तालव्य। ए आ है और विसर्ग का क्या हो गया, कंठ्य। मैं समझता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइयो, और ना बताया ना तब बताऊंगा। देखो कितनी मेहनत कर रहे हूं, 10वीं बार वीडियो बननी है, यो आवाज ना आ रही वीडियो में, पता ना भैया कैसे कैसे जुगाड़बाजी होगा। आज काम चल जाएगा थोड़ा बहुत, अन्य तो परसों से लेकर तो कभी ठप्पी पड़ा था। अब देखें, अब इसके बाद अब आप लोग कहोगे, बोले सर एक वै वर्ण तो रह गया, इस वै वर्ण का तो तुमने उच्चारण स्थान बताया ही ना, इसमें तो कहीं आया ही ना। मेरे भाई हूं तो सही में बताने को बता के जाऊंगा, आपके याद रहे ना रहे, मेरे पूर्णतः याद है। अब देखिए कैसे कि वै वर्ण है, अब वै को बोलकर देखे तो जीभ दांतों से भी टकरा रही है और होठ आपस में भी मिलते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसका उच्चारण दो स्थान से होता है, दांत से और होठ से। तो इसलिए इसे कहते हैं मेरे भाई कौन सा वर्ण, दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इसके बाद बोले अच्छा ये भी तो दो छुड़वा दिए, ये भी तो दो छुड़वा दिए, हम तो भूले जा रहे थे। क्यों भूलोगे, देखो मेरे भाई इसे रटने की जरूरत नहीं कि बोले ए वर्ण किस किस के योग से बना। अब तुम्हें खूब बताया मैंने, स्वर पढ़ाए जब, तो स्वर में बोले कौन सा वर्ण किस किस से मिलकर बना, तो ए जो मिलकर बना है ए और ई से। अब ए का उच्चारण स्थान है, टीप का बता दो ना क्या है, कंठ, और ई का क्या है, इसमें तालव्य है, क्योंकि भाई दोनों मिले तो भाई वर्ण क्या बन गया आपका, तो शब्द बन गया आपका कंठ तालव्य। अर्थात ए और अ दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो वो होता है कंठ तालव्य। इसके बाद बोले जी ओ और औ का भी बताया दो, फिर इतना बता दिया तो दो ही बचे हैं ये। तो मेरे भाई लो दे सुनो कि ए और ऊ से मिलता है, मिलकर बनता है ओ, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। अर्थात दोनों को मिला दूं तो मेरे भाई शब्द क्या बन जाएगा आपका,
कंठोष्ठीय बन जाएगा, अर्थात ओ और औ का दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया मेरे भाई, कंठोष्ठीय हो गया। क्या आपके ये 44 वर्ण है, 44 वर्ण में से क्या कोई सा वर्ण ऐसा बचा है कि जिसका उच्चारण स्थान हमने ना सीख लिया हो? बिल्कुल सीख लिया मेरे भाई। तो देखो आप इन्हें मिक्स मत कर देना, जो ये बक्से में बंद कर रहे हैं मैंने, यही आपके स्पर्श वर्गीय हैं। ये तो याद करने हेतु मैंने इस तालिका में लिख लिए हैं। अगर बात समझ में आ गई हो, बढ़िया लगा हो, तो मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और देखें अगले भाग पर चलते हैं, 44 से आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। ले लिया होगा भाई स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब करते हैं, किस पर चलते हैं हम। अगला आपका पॉइंट आता है जिसका नाम होता है क्या आपका, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए संयुक्त का मतलब होता है संयुक्त रूप से कोई काम करें, अर्थात हम मिलकर कोई काम करें तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त। और संयुक्त व्यंजन को क्या कहते हैं हम, एक सही 1/2 वर्ण कहते हैं। बोले जी मैथमेटिक्स हिंदी में कहां से बांट दिया? तो मेरे भाई ये मैथमेटिक्स का प्रयोग है, क्योंकि इसमें एक वर्ण आधा होता है और एक वर्ण कैसा होता है, पूरा, इसलिए इसे कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। और इनकी संख्या भी कितनी होती है मेरे भाई? तो इनकी संख्या भी होती है कितनी, 4 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है 6, और एक होता है 3, एक होता है ज्य, और एक क्या होता है मेरे भाई, श्रय। अर्थात ये वर्ण होते हैं। तो देखिए 6 वर्ण को क्या कहते हैं कि 6 वर्ण आपका किस किस से मिलकर बनता है? तो ये आधे कैसे और सै से मिलकर बनता है। और त्रय वर्ण किस किस से मिलकर बनता है? तो ये आधा तय और रै से मिलकर बनता है। ज्य वर्ण किस किस से मिलकर बनता है? आधा जय और इ से मिलकर बनता है। और श्रय वर्ण किस किस से मिलकर बनता है? आधा सै और रै से मिलकर बनता है। तो देखिए इतनी बात तो आपने सीख ली, लेकिन इसके बाद एक इसका रूप और आ जाता है कि कै तो स्वर रहित है ही, लेकिन सै को स्वर रहित करके क्या दे दे, ए पूछ ले। तै तो स्वर रहित है ही और रै को भी स्वर रहित कर दे, तो भाई कौन सा स्वर निकलेगा? ए, ये बात तो आप सीख चुके हो, व्यंजन स्वर में पढ़े थे जब, कि बोले कौन सा स्वर कहां से निकलता है। इ को स्वर रहित करे तो क्या निकलेगा, ए। अगर मेरे भाई किसी को दिक्कतें आ रही हो ना, और बात कुछ समझ में ना आ रही हो, तो मेरे भाई पहले पिछली वीडियो देख आओ, तभी कुछ समझ में आ सके, अन्यथा नहीं आएगा। क्योंकि वो हिंदी है, एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है। अगला क्या है, सै। और सै को स्वर रहित तो है ही, और मेरे भाई रै को स्वर रहित करें तो क्या निकलेगा, ए। बोले जी यो तो आज पहली बार सीख लिया। कैसे? कि बोले 2 बार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। पहली बात तो ऑप्शन में या तो अगर कै सै मिले तब तो आप इसे लगाओगे, अगर आपको कै सै और ही मिले तो आप इसे लगाओगे। और बोले जी दोनों मिल जाए तो किसे लगाएं? तो मेरे भाई हिंदी व्याकरण का नियम होता है, यदि किसी शब्द का या वर्ण का वर्ण विच्छेद पूछता है तो आप उस शब्द वर्ण को या शब्द को वहां तक तोड़ें जहां तक क्या टूटना बंद न हो जाए। अर्थात जब भी ये दोनों मिलेंगे आप किसी बाद वाले को ही प्राथमिकता दोगे। इसीलिए तो मेरे भाई बताया है, आने वाली परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। पक्की बात, आप लिख लें। इसमें से क्या हो गया कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 4, 6, त्रय, ज्य और श्रय। और मेरे भाई कैसे कैसे मिलकर बने हैं तो वो भी आपने सीख लिए, अर्थात संयुक्त व्यंजन भी हो गए। तो इसके बाद भाई देखो थोड़ा सा भाग रफ करना पड़ेगा। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हो तो मेरे भाई ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भैया पहले मैंने संयुक्त व्यंजनों को ही निपटाता हूं, खत्म करूं इनका काम। देखें अब इसके बाद क्या होता है, देखिए अगला जो पॉइंट आता है जिसे कहते हैं हम कौन से वर्ण, कि बोले आपका होता है आगत या विदेशी व्यंजन। तो मेरे भाई आगत या विदेशी व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए आगत या विदेशी व्यंजन से आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं कि आप लोग शायद असमंजस में रह जाएंगे कि आगत या विदेशी व्यंजन की जो संख्या होती है, आप लोग 2 पढ़ते हो, लेकिन मैं कितनी बता रहा हूं, 5 बता रहा हूं। और यही वास्तविकता है, आप इसे विश्वास के साथ ग्रहण करें, क्योंकि इसका रीजन होता है कि जिस वर्ण का प्रयोग हिंदी भाषा में एक बार भी कर लिया गया वही आपका आगत या विदेशी व्यंजन कहलाता है। अन्यथा भाषा के आगत का मतलब होता आया हुआ, विदेशी मतलब हिंदी और संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषा से जो शब्द लिया गया है वो क्या कहलाता है, आपका आगत या विदेशी व्यंजन। और ये कौन कौन से होते हैं? ये होता है कै, और ये क्या होता है आपका ख। इसके बाद क्या होता है आपका ग, एक होता है क्या आपका जय, और एक क्या होता है आपका फै। अर्थात इनकी संख्या कितनी हो गई, 5। आप लोग भी सही हैं क्योंकि आपने जय और फै पढ़े। मेरे भाई ये प्रचलन में अधिक है, इसलिए जय और फै बता दिए जाते हैं। और इनका जो प्रयोग होता है वो हमेशा अरबी व फारसी भाषा के शब्दों के साथ होता है। अब यहां से एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि अरबी और भाषा अलग है और फारसी भाषा अलग है, फिर भी हम दोनों भाषाओं को एक साथ क्यों पढ़ते हैं? मेरे भाई उसका रीजन है क्योंकि अरबी भाषा की जो लिपि होती है वो अरबी
अरबी होती है और फारसी भाषा की लिपि भी क्या होती है, अरबी होती है। इसलिए दोनों भाषाओं की लिपि एक होने की वजह से इन दोनों भाषाओं को साथ लिखा जाता है, परंतु इनके दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है अरबी फारसी भाषा के शब्दों के साथ, अगला जो पॉइंट आ जाता है जिसे कहते हैं हम क्या, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त या भाई जो दिक्कत आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को रिपीट कर करके देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2। भाई जैसे पार्श्विक सीखा वैसे उच्छिप्त सीखना है। उच्छिप्त का मतलब होता है जैसे नदी में जो पटारे चलती है ना, लहरें ऐसे, तो मेरे भाई वो एक बार ऊपर उठती हैं फिर नीचे गिरती हैं, फिर ऊपर उठती हैं फिर नीचे गिरती हैं। अर्थात उच्छिप्त का मतलब क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग झटके से नीचे की ओर गिरता है, वही क्या कहलाता है आपका उच्छिप्त व्यंजन। अब इनकी संख्या 2 है और वो कौन कौन से हैं, तो देखिए मेरे भाई, अभी तो आप लोग शायद इसका उच्चारण भी करना ना जानते हो। इसे क्या बोलते हैं, इसे भी डै, इसे भी डै, इसे भी डै, इसे भी डै। मेरे भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इसे डै बोलते हो, इसे डै बोलते हो, तो डै बोलते समय ए की ध्वनि बाद में है। जब उच्छिप्त लग जाता है तो आप इसे क्या बोलते हैं कि ए की ध्वनि, ए स्वर की ध्वनि को पहले बोलना होता है। अर्थात इसे बोलते हो आप अड़े, और इसे क्या बोलते हो अड़े। तो अड़े अड़े तो बोलोगे तो जीभ झटके से नीचे की ओर गिर रही है कि नहीं गिर रही, तो जब गिर रही है तो इसलिए मेरे भाई ये क्या कहलाते हैं आपके उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मेरे भाई बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़िया एक से एक बेहतरीन पॉइंट लेकर आऊंगा। आगे चलते हैं, देखिए किस पर कि जब आपका उच्छिप्त व्यंजन हो गया तो इससे अगला जो पॉइंट आता है उसका नाम होता है कौन सा, आपका पंचमा अक्षर, या फिर क्या कह दूं मैं अनुनासिक्य वर्ण। पंचमा अक्षर या फिर कौन सा वर्ण, क्या अनुनासिक्य वर्ण। तो पंचमा अक्षर या अनुनासिक्य वर्णों की संख्या भी कितनी होती है, वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। अनुनासिक पंचमा अक्षर का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो कौन सा कहलाता है, पंचमा अक्षर। अनुनासिक्य से क्या परिभाषा होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से वायु कम मात्रा में और नाक से वायु अधिक मात्रा में निकलती है, अनुनासिक्य वर्ण कहलाते हैं। 1.5 लाइन में बात समझ लो, इस बात को भूल मत जाना। अनुनासिक्य वर्ण कभी पूछने को आ जाओ तो इसका एक ऐसा रामबाण इलाज बताने जा रहा हूं कि मेरे भाई नाक बंद कर लियो, और नाक बंद करके जो ना बोला जा वही अनुनासिक्य है। कैसे करो प्रैक्टिकल, देखिए भैया नाक बंद करी, ठे डे ढे थे दे धे फे बे भे, सारे बोले जा रहे हैं, केला बोले जा रहे हैं। अब इसमें से आप बोल के देखो न, मेरे भाई ध्वनि यहीं रुक जाएगी, बोल के देखो न, भाई ध्वनि यहीं रुक गई, आप बोल के देखो हाँ, तो मेरे भाई ध्वनि यहीं रुक गई। अर्थात नाक से ये कभी भी, नाक बंद करके ये कभी नहीं बोले जाते, इसलिए इन्हें कहते हैं कौन से हम, पंचमा अक्षर या अनुनासिक्य वर्ण। वो कौन कौन से हो गए आपका, एक तो हो गया अंगा, एक हो गया आपका य, एक हो गया ण, एक हो गया न, और एक क्या हो गया मैं। अर्थात इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई 5। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं, देखिए एक होते हैं आपके कौन से, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। बोले जी स्पर्श पर आ गए, इन्होंने तो खून पी लिया, खून नहीं पिया मेरे भाई, ये पॉइंट है महत्वपूर्ण है। इस पर संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी संख्या होती है मेरे भाई 4। देखो ये तो थे केवल संघर्षी, ये है आपके स्पर्श संघर्षी, और ये क्या थे आपके स्पर्श वर्गीय। तीनों में अंतर समझना, ये आपके संघर्षी, ये आपके स्पर्श वर्गीय, और ये क्या कहलाए आपके, ये कहलाए आपके स्पर्श संघर्षी। तो मेरे भाई ये क्या होते हैं कि आपका जो क्षय वर्ग है, और क्षय वर्ग के जो आपके शुरू के जो 4 वर्ण होते हैं, च छ ज झ, देखिए भाई रीजन भी बताऊंगा कैसे हैं ये, छ छ और जय, और एक क्या होता है आपका जय। ये जो वर्ण कहलाते हैं ये कहलाते हैं आपके स्पर्श संघर्षी। क्यों, क्योंकि भाई आप क्या बोलकर देखे, ख ग घ टे ठे डे ढे डे ते थे दे धे ने पे फे बे भे में, लेकिन आप बोल के देखिए छ छ जय जय। अर्थात ये मुखांगों को तो स्पर्श करते हैं, बल्कि इन 21 की अपेक्षा ये 4 वर्ण क्या होते हैं, अधिक संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए क्या कहलाते हैं आपके इस पर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगर मेरी बात समझ आई हो तो मेरे भाई वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देखो, बिल्कुल जबरदस्त, एक भी पॉइंट नहीं छुटवाऊंगा। अब देखिए अगला टॉपिक आएगा आपका कौन सा, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, और वो कहां मिलेंगे
मिलेंगे वो मिलेंगे भैया आपके वीडियो नंबर 6 में, अर्थात नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो निरंतर डलेंगी, इस बात की चिंता ना करें। आवाज नहीं आ रही टेक्निकल इशू के कारण, तो मेरे भाई मैं भी मजबूर था, मैंने कम से कम 10 बार वीडियो बनाई है, एक बार आवाज नहीं है। अब भी कार्ड फीड के वीडियो बना के चेक कर करके डाल रहा हूं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद मेरे भाई, मेहनत है, आप लोग भी इसमें अपना सहयोग करें और अपने चैनल को बढ़ाएं। तब तक के लिए मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जबरदस्त तरीके के साथ।